बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नॉक एंड टॉक में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान सादत हुसैन साफ़ी। 21 अक्टूबर 2022 पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन। इमरान खान को तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नाअहल करार दे दिया गया। अब इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कारकुनान ने पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ शहरों के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अब सवालात ये गर्दिश कर रहे हैं कि इमरान खान ने तोशाखाना के जो दूसरे ममालिक से मिलने वाले तहाइफ थे उनको बेचकर कम कीमत अदा की और वो इलेक्शन कमीशन में जो है वो डिक्लेयर नहीं की, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दिया। अब सवालात यूँ गर्दिश कर रहे हैं कि इमरान खान 2018 में मियाँ वाली की सीट के ऊपर जो है वो जीते थे, अब उस सीट से उनको नाअहल कर दिया गया है। लेकिन 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान नेशनल असम्बली की 6 नशिस्तों पर कामयाबी जो है वो समेट चुके हैं। तो क्या इमरान खान इस वक्त नेशनल असम्बली के मेंबर हैं या नहीं है, ये एक नुक्ता है जिसके ऊपर जो है आज हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही नाज़रीन हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर वैसे ही लीडरान की कमी है और दो बड़े लीडर जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों को नाअहल करने से पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर क्या असरात जो है मुरतब होंगे, इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही हम मुख्तसर तौर पे ही सही लेकिन हम फैटफ के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से आखिरकार निकाल दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रियाज भट्टी साहब। रियाज भट्टी साहब, थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। सबसे पहले एक अहम सवाल कि इमरान खान को तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नाअहल कर दिया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो एक मकबूल तरीन लीडर को इस तरीके से इस मामले के अंदर नाअहल करे। तो बड़ी साहब, क्या तफसीलात हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे फैसले को? जी बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम मामले पर बात करने का मौका दिया। मैं आपको इसका थोड़ा सा पस मंज़र बता देता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साबिक़ वज़ीर और रुकन कौमी असम्बली मोहसिन शाह नवाज़ रांझा, डॉक्टर अफनानुल्लाह और जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी ने एक रेफरेंस कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के पास जमा करवाया कि इमरान खान तोशाखाना के तहाइफ वसूल करके और उनको और नाजायज़ तौर पर फ़रोख्त करके उसकी आमदनी इलेक्शन कमीशन में चूँकि उन्होंने ज़ाहिर नहीं की तो वो ख़यानत के मुर्तकब हुए हैं, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस भेजा जाए। तो इस रेफरेंस जमा होने के बाद आईन पाकिस्तान के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली 30 दिन में उसका फ़ैसला करने के पाबंद होते हैं। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने 29 दिन उस रेफरेंस की छानबीन की, उसके बारे में तहकीकात की, कानूनी मशावरत की और 29 दिन बाद उन्होंने इस रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन को भेजने का फ़ैसला किया। तो गोया 4 अगस्त को स्पीकर कौमी असम्बली ने वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर फ्रीकैन को नोटिस जारी किए और समाअत शुरू की और इमरान खान से इस मामले पर जवाब तलबी की। 7 सितंबर को इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एक जवाब जमा करवाया गया और कहा गया कि तोशाखाना से उन्होंने और उनकी अहलिया को जो तहाइफ मिले थे उनमें से 58 तहाइफ उन्होंने हासिल किए। उनमें से 14 तहाइफ की कीमत 30,000 से ज़ायद थी। उनमें से 4 तहाइफ उन्होंने फ़रोख्त किए और वो उन्होंने 2 करोड़ 16 लाख रुपए उसकी अदायगी की थी और उनकी फ़रोख्त से उनको 5 करोड़ 80 लाख रुपए मौसूल हुए। तो गोया इस दौरान ये एतराफ़ करने के बाद साबित हो गया कि इमरान खान ने वो तहाइफ हासिल किए और उनको फ़रोख्त करके उसकी आमदनी अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की, जिस पर मुखालिफ फ़रीक ने ये एतराज़ उठाया इलेक्शन कमीशन में कि इमरान खान को इस नुक्ते पर नाअहल करार दिया जाए। लेकिन इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के 62 आइन के आर्टिकल
62(1)(f) के तहत नाअहली सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है और ये इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं। जिसके बाद फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला महफूज कर लिया था और 19 सितंबर को महफूज किया गया फ़ैसला 21 अक्टूबर को जारी किया गया और इलेक्शन कमीशन के बकौल कि आइन के आर्टिकल 63(1)(p) के तहत इमरान खान को ख़यानत का मुर्तकब होने पर नाअहल करार दिया गया है और उनकी सीट जो है वो खाली करार दी गई है। और उनका कहना ये है कि इमरान खान ने जो अपने गोशवारों के साथ हलफनामा जमा करवाया था वो झूठा साबित होने पर उनके ख़िलाफ़ फौजदारी मुकदमात भी बनाए जाएंगे। अब बड़ी साहब ये आपने पूरा पस मंज़र तो बता दिया कि पूरी इसकी तारीख क्या थी, इस पूरा फिर फैसला आया, लेकिन इस वक्त मियाँ वाली की सीट से इमरान खान जो है वो रुकने कौमी असम्बली नहीं रहे, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है। लेकिन 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के अंदर इमरान खान ने जो है 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। तो बड़ी साहब इस वक्त नुक्ता ये है, कानूनी माहिरीन भी जो है इसको ज़ेर बहस ज़ेर गौर ला रहे हैं कि अगर मियाँ वाली की सीट से नाअहल किया गया है तो दूसरी जानिब 6 नशिस्तों पर इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात जीत चुके हैं। तो इस वक्त क्या एक पाकिस्तानी खान साहब को रुकने कौमी असम्बली मान सकता है या फिर कह सकता है कि नहीं, मियाँ वाली से वो आउट हो चुके हैं, इन 6 नशिस्तों का भी हल्फ नहीं उठाया है, तो इस वक्त खान साहब को रुकने कौमी असम्बली नहीं। तो बड़ी साहब आपकी तस्दीक के मुताबिक क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए एक आम पाकिस्तानी को खान साहब के हवाले से? जी देखें, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है उसमें उसने वाज़े तौर पर कहा है कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस में मुलविस रहे हैं और उन्होंने झूठा बयान अल्फी जमा कराया, तो इसलिए वो उनको नाअहल करार दिया गया है और उनकी सीट खाली करार दी गई है और वो आइंदा इस असम्बली की मुद्दत तक किसी भी मुंतखब ऐवान के लिए नुमाइंदे नहीं बन सकते, यानी ना तो कौमी असम्बली के लिए ना ही सूबाई असम्बली के लिए इस असम्बली की मुद्दत तक, जो कि अगले साल अगस्त तक है। तो गोया दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि इमरान खान साहब जो उनके पास पहले से नशिस्त थी मियाँ वाली की वो भी गई और जो जीत चुके थे उस पर तो उन्होंने अभी हलफ भी नहीं उठाया था और वो गोया दूसरे लफ्ज़ों में अब ऐवान का रुकन बनने के अहल नहीं हैं। अलबत्ता ये बात अलग है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद उनके पास अभी 2 ऑप्शन बाकी हैं। वो हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल कर सकते हैं, जो शायद इत्तलात के मुताबिक उन्होंने चैलेंज कर दिया है। हाई कोर्ट का फ़ैसला अगर उनके हक़ में नहीं आता तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हतमी होगा और ये 2 ऑप्शन उनके पास अभी बाकी हैं। लेकिन चूँकि केस उनके ख़िलाफ़ मजबूत है तो इम्कान यही है कि उनकी अहलियत जो है वो बरकरार नहीं रह सकती। मैंने बड़ी साहब अपने इंट्रोडक्शन में भी ये बात कही कि पाकिस्तान के अंदर जो है लीडरान की काफ़ी ज़्यादा कमी है। एक वो लीडरान थे जिनका नाम जो है आज भी लोग याद रखते हैं, आज भी जो है तारीख के अंदर मौजूद है, लेकिन इस वक्त हमारे पास वैसे ही लीडरान की कमी है। और नवाज़ शरीफ और इमरान खान को अगर हम जो है सामने रखें तो दोनों मकबूल तरीन लीडर हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ भी जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इमरान खान भी रह चुके हैं और दोनों के पास एक पॉपुलैरिटी है। अब इन 2 बड़े लीडरान को नाअहल करना, उनके कहना कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर जो है ये मुलव्वस साबित हुए हैं, तो बड़ी साहब इससे हम क्या कह सकते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर क्या ये आने वाले वक्त के लिए क्या ये नुकसानदेह साबित होगा कि लीडरान वैसे ही कम है, बड़े लीडरान को आप नाअहल कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान चलाएगा कौन? सियासी, मईशत और जो दूसरे मामला हैं, फिर किस तरीके से पाकिस्तान आगे की जानिब जाएगा? जी देखें, एक बात तो तय है कि जो पॉपुलैरिटी का मेयार है वो हमेशा परफॉर्मेंस पर होता है, वो उस लीडर के कैरेक्टर से रिलेटेड होता है। पॉपुलैरिटी किसी ऐसी चीज़ का नाम नहीं है कि उनका किरदार मतलब बिहाइंड द सीन कुछ और हो और जलसे में कुछ और हो, ऐसा नहीं होता। पॉपुलर लीडर वो होते हैं जिसके किरदार पर कोई उंगली भी ना उठाई जा सके। मतलब मिसाल के तौर पर माजी में बहुत से किरदार, आप पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म शहीद लियाकत अली ख़ान को देखें, उन पर कोई उंगली उठा सकता है कि उन्होंने कोई करप्शन की थी या कोई उन्होंने बदउनवानी का इर्तकाब किया था? नहीं उठा सकता। इसी तरह जुल्फ़कार अली भुट्टो हैं,
उनको तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया, लेकिन उनके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि उन्होंने कोई करप्शन की थी या बदउनवानी की थी या अकरबा परवरी की थी। इसी तरह वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो हैं, जो ज़ियाउल हक़ के मार्शल में वज़ीर आज़म रहे, तो उनके कैरेक्टर पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि दुनिया में बहुत से लीडर हैं जिनका किरदार उनके अपने कैरेक्टर से जो है ना साबित होता है, और पॉपुलैरिटी की बुनियाद भी वही होती है। यानी कि नवाज शरीफ और इमरान खान के जो है हम इनके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। तो नहीं, कहने का मतलब ये है कि पॉपुलैरिटी अगर सोशल मीडिया या मीडिया के ज़रिए है और उनका किरदार जो है वो उस लेवल का नहीं है, तो वो पॉपुलैरिटी नहीं कहलाती, वो थोड़े अरसे के लिए होती है, पानी का बुलबुला साबित होती है। उसके बाद आदमी तारीख़ में वो बुरे लफ्ज़ों से याद किया जाता है। तो इसी तरह हिटलर जो है ना, जर्मनी में अपने दौर में बहुत पॉपुलर था, लेकिन हिटलर को अब तारीख़ में किन लफ्ज़ों से याद किया जाता है। तो ये पैमाना जो है ना, ये हमेशा कैरेक्टर से वाबस्ता होता है, उसकी दयानतदारी से, उसकी अपनी मेहनत से और उनकी परफॉर्मेंस से मशरूत होता है। तो ये अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि जो कोई पॉपुलर लीडर है, अगर वो कोई करप्ट प्रैक्टिस में है या किसी बदउनवानी में है, तो क्या उसको माफ़ कर दिया जाए? तो वो तो नाकाबिले माफ़ी होता है, क्योंकि वो कौम का लीडर है और वो कौम के फैसले करने होते हैं उसको इक़्तिदार में आकर। तो उसके लिए तो उसका कैरेक्टर जो है फेयर होना चाहिए, उसके किरदार पर कोई उंगली ना उठा सके। बड़ी साहब, एडिशनली अगर मैं दोनों की प्रोफाइल को, परफॉर्मिंग प्रोफाइल को, पर्सनल प्रोफाइल को, नवाज शरीफ और इमरान खान को एक पाकिस्तान का शहरी अपने सामने रखता है और कंपेयर करता है, तो बड़ी साहब क्या एक पाकिस्तानी ये समझ सकता है कि भाई दोनों जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस साबित हुए थे, दोनों नाअहल हुए हैं, तो दोनों की पॉपुलैरिटी भी एक पानी का बुलबुला है? मैं कह सकता हूँ, एक पाकिस्तानी शहरी कह सकता है नवाज शरीफ इमरान खान को सामने रखते हुए कि दोनों एक ही पेज पे हैं इस मामले में? नहीं, देखें, केस की नौइयत बिल्कुल अलग है। वो नवाज शरीफ को उस वक्त पॉलिटिकल बेसिस पर चूँकि आउट करना था, तो उनके खिलाफ करप्शन के केसेस नहीं मिले, तो अकामा बेस पर उनको फारिग किया गया। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ बाकायदा एक केस जो है, वो अभी तो एक केस है, बाद में मनी लॉन्ड्रिंग का भी, उसका भी है, फंडिंग का, तो उसमें ये साबित हो गया है कि उन्होंने वो तोहफे वसूल किए और उनको बाज़ार में फ़रोख्त किया और उनसे करोड़ों रुपए कमाए, और वो शो नहीं किए अपनी आमदनी में। देखें, ये कितनी बुरी बात है कि कोई भी सरबराह मुमलिकत या पाकिस्तान का दोस्त आपको कोई गिफ्ट देता है, वो छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, एक पेन की सूरत में हो, घड़ी की सूरत में हो, वो गिफ्ट जो होता है अनमोल होता है, वो एक यादगार होती है। उसको वो बाज़ार में बेचने के लिए नहीं होता, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की मिल्कियत होता है। आपको जो ओहदा मिला है वो पाकिस्तान की वजह से मिला है, आपका कोई पर्सनल कोई उसमें कारनामा नहीं है। अच्छा, बड़ी साहब, माजी में जो वज़ीर आज़म रहे हैं और जो सदर पाकिस्तान रहे हैं, क्या उन्होंने भी कुछ ऐसी काम किया है कि तोशाखाना की तोहफ़े जो है वो बेचें? इससे पहले भी जो तोहफ़े मिलते रहे हैं मुख्तलिफ वज़राए आज़म या हेड ऑफ स्टेट को, और उस पाकिस्तान में ये कानून है कि अगर वो कोई तोहफ़ा आप लेना चाहते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू का 50% देकर आप ले सकते हैं। ये आइन में है, कानून में है। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में कि किसी वज़ीर आज़म ने वो तोहफ़े लेकर उनको बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया और उससे पैसे वसूल किए हों। तो ये तो बहुत बड़ी, यानी अखलाकी तौर पर एक दिवालियापन की निशानी है। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि जिस शख्सियत ने, जिस पाकिस्तान के दोस्त ने वज़ीर आज़म की हैसियत इमरान खान साहब को जो गिफ्ट दिया था, वो गिफ्ट उन्होंने दुबई की मार्केट में देखा, वो एक घड़ी थी, तो वो उन्होंने ऑर्डर पर 2 घड़ियाँ बनवाई थी, एक अपने पास रखी और एक इनको दे दी थी। तो वो वहाँ पर ये घड़ी देखकर हैरान हो गए कि ये घड़ी यहाँ कैसे आ गई। तो वहाँ मालूमात होने पर मालूम हुआ कि वो घड़ी यहाँ फ़रोख्त की गई है और इमरान साहब की तरफ से उनके खातून अव्वल के एक साहिबजादे ने जाकर वहाँ फ़रोख्त की और उससे इतने पैसे वसूल किए। तो वो कीमत देकर उस शख्सियत ने वो घड़ी अपने पास ले ली और यहाँ वजारत ख़ारजा को पैगाम भिजवाया कि हमने ये गिफ्ट दिया था, आपने उसका क्या किया, जिसके बाद ये तहकीकात शुरू हुई। बड़ी साहब, इन मामलात को देख के तो वाकई हमारी सोच जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर पाकिस्तान के अंदर बड़े लीडरान की जानिब से
क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। अच्छा बड़ी साहब, अब तो जो इस फैसले, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला उसको चैलेंज कर दिया गया। बड़ी साहब अब वक्त आने के ऊपर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं फैटफ के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर जिसका पाकिस्तान जो है काफ़ी वक्त से इंतजार कर रहा था। हुकूमतों ने इसके ऊपर काम भी किया, अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी काम किया है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने भी काम किया है, लेकिन क्रेडिट जो है इस वक्त वो हम बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर जो वही चाहते हैं कि ज़्यादातर क्रेडिट जो हमारी तंजीम को मिले, हमारी हुकूमत को मिले। बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन खबर है कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। यानी कि पाकिस्तान नाउ आई कैन से, वी कैन से, इज नाउ द ट्रांसपेरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो बड़ी साहब क्या कहेंगे इस खुशाइन खबर के ऊपर? ये बहुत अच्छी खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुरखरू हुआ है और उसके इदारे सुरखरू हुए हैं और दुनिया का एतमाद बहाल हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो एक जमहूरी, सेफ, सिक्योर और तरक्की करता हुआ मुल्क है। ये एक अच्छा पैगाम गया है और पाकिस्तान के फ्यूचर के, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही आला बेहतरीन खुशखबरी है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये ग्रे लिस्ट में रहता तो इसके ब्लैक लिस्ट में जाने के इम्कानात थे और पाकिस्तान के बदख्वाह जो है, पाकिस्तान के दुश्मन कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर ना आए। तो इससे निकलने के लिए हमारे दोस्त, जो हमारा मोहसिन दोस्त है चीन, उसने बहुत कोशिशें की हैं और पाकिस्तान के इदारों ने भी कोशिशें की हैं और उसमें जो उन्होंने एक्शन प्लान दिए थे, पहले उन्होंने 7 नुकात दिए, फिर उन्होंने 27 नुकात दिए, फिर उन्होंने 34 नुकात दिए। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल दरामद किया और उनकी टीम अभी अक्टूबर में आई थी यहाँ पाकिस्तान जायज़ा लेने के लिए कि जो इक़दाम किए गए हैं, जो रिपोर्ट जमा कराई गई है, वो ऑन द ग्राउंड ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। तो वो टीम जो है वो मुतमईन होकर गई थी और उन्होंने अपनी जाकर रिपोर्ट दी, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकाल दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुश आइन बात है और इसके आगे चल के हमारी मईशत के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। दुनिया हम पर एतमाद करेगी, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी और बैंकिंग का निज़ाम जो है वो बेहतर होगा। तो ये एक अच्छी खबर है और ये बहुत ही खुशकुन खबर है, लेकिन हमें ज़रूरत इस अमर की है कि इस सिस्टम को हम कंटिन्यू रखें और इस प्रोसेस को जारी रखें, कि ताकि कोई दुनिया का कोई दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पर उंगली ना उठा सके और हमारे निज़ाम पर, हमारे बैंकिंग सिस्टम पर, फिनंशियल सिस्टम पर, हमारे इकॉनमी पर कोई किसी किस्म का कोई मनफी रिमार्क्स या तबसरा सामने ना आए। तो इसमें जो है हुकूमत के साथ साथ जो हमारे इदारे हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और उन्होंने बड़ी कोशिश की है और इम्प्लीमेंट किया है। आपने देखा होगा कि आप जब अपने मोबाइल से या अपने बैंक से जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो आ जाता है कि व्हाट पर्पज़। तो ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ बेसिकली ये एक्शन प्लान था जिस पर पाकिस्तान ने कामयाबी से अमल किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। बड़ी साहब हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, पाकिस्तान एक वो मुल्क है जिसने जो है बदतरीन दहशतगर्दी का सामना किया है, वो मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है जानी नुकसान हुआ है, वो मुल्क है जिसने सैलाब का सामना किया है, ज़लज़लों का सामना किया है। दुश्मन ममालिक ने जो है बाकायदा स्ट्रेटजी के तौर पर जो है पाकिस्तान को भरपूर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हर मैदान में जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और वो सुरखरू होकर सामने आया है, जैसे फैटफ का ये मामला है। अब इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में जो है तरक्की करेगा, यहाँ के जो सियासी लीडरान हैं और जहाँ की जो सियासत है वो बेहतरी की तरफ जाएगी और ख़ास तौर पर मईशत जो आहिस्ता आहिस्ता जो वो स्टेबल होती जा रही है उसके अंदर और ज़्यादा बेहतरी आएगी। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। मैं आपका मेज़बान सादत हुसैन साफ़ी, अल्लाह ने की।